आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से पहला चैप्टर वर्णमाला से पढ़ेंगे और वर्णमाला के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में रखा गया है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में आने वाले एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए है अनुस्वर, बी है अयोगवाह, सी है अंतस्थ व्यंजन और डी है अकारांत। तो इनमें से कौन सा होगा भाई? इनमें से होगा डी, अकारांत। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? हम अकारांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दो को देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमारी ध्वनि कहलाती है, वर्ण कहलाती है और अक्षर कहलाती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। बात कर लेते हैं स्वर की। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। परंपरागत, ठीक है, परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। और कुल स्वर की बात करेगा तो कुल स्वर कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा, उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा स्वर तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और सिर्फ स्वर पूछेगा तो कितने होंगे? तो 11 होंगे। ठीक है। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए, उसी के आधार पर स्वरों की संख्या में बतानी है। परंपरागत रूप से पूछेगा तो 13 होंगे और टोटल पूछेगा तो हमारे पास भी 13 होंगे। उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा तो 10 होंगे और स्वर पूछेगा सिर्फ तो 11 होंगे। तो इन सभी पॉइंटों को हमें अच्छी तरीके से देखना है और पढ़ना है। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे तीसरा, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, बी है वर्ण समूह को, सी है हमारा शब्द गणना को और डी है व्यवस्थित वर्ग समूह को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। बात कर लेते हैं वर्णों की। तो उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं भाई? उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं? तो 45 वर्ण होते हैं। ठीक है। कितने वर्ण होते हैं? 45, जिसमें कि 10 हमारे स्वर होते हैं और 35 हमारे कौन से होते हैं? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन होते हैं। 35 क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। तो इन्हें मिलाकर उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण बन जाते हैं? 45 बन जाते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर कुल वर्ण पूछेगा तो कुल कितने हो जाएंगे भाई? 47 हो जाएंगे, जिसमें कि 10 हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है। और दो कौन से शामिल हो जाते हैं इसमें? आगत वाले। ठीक है, आगत व्यंजन दो शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ज और फ मिलाकर ये हो जाते हैं हमारे 47 वर्ण हो जाते हैं। अगर लेखन के आधार पर पूछेगा, लेखन के आधार पर पूछेगा वर्ण कितने होते हैं लेखन के आधार पर? तो 52 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 52 होते हैं, जिसमें कि आपके क्या होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है। 35 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है। और 4 संयुक्त। ठीक है, 4 हमारे कौन से होते हैं भाई? संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। इनको मिलाकर कितने वर्ण बन जाते हैं? 52 वर्ण बन जाते हैं। लेखन के आधार पर वर्ण पूछेगा तो 52 होते हैं और लेखन के आधार पर कुल वर्ण पूछेगा तो कितने होते हैं भाई? कुल कितने हो जाएंगे इसमें? 55 हो जाएंगे। तो आप सभी को इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से देखना है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने की यहाँ से भी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है। ए है तीनों श है इसमें और है, बी है तय थ ध और सी है ट ठ ढ ढ और डी हमारा च छ ज और झ। उस व्यंजन को ही और क्या कहा जाता है भाई? संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। कौन से व्यंजन कहा जाते हैं भैया? संघर्षी व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है, उस व्यंजन को। तो वो ये कितने होते हैं भाई? इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है हमारे पास 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? एक तो यहाँ पर हमारे तीनों श शामिल हो जाते हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं तीनों श की। ठीक है, तीनों श की बात करें, अगर उच्चारण स्थान पूछेंगे पहले बड़े वाले श का तो कौन सा हो जाएगा उच्चारण स्थान? तालव्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरे की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? हमारा मूर्धन्य हो जाएगा। और तीसरे श की बात करें तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा?
वत्सर्य। वत्सर्य कौन से होते हैं? जो दंत मूल से और मसूड़ा से बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वत्सर्य कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं ये तीनों जो श हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? अघोष। ठीक है, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जो हर वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और यही तीनों कौन से होते हैं भैया? महाप्राण। कौन से होते हैं? महाप्राण। वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? हमारा महाप्राण कहलाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद करना है। ठीक है, इसी के बाद बात करते हैं है की बात कर लेते हैं। है हमारा क्या होता है सघोष होता है। ठीक है कैसा शब्द है भैया? सघोष व्यंजन है। ठीक है, और ये तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाते हैं? हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। साथ ही साथ ये कौन सा है? महाप्राण व्यंजन। ठीक है, कौन सा व्यंजन है ये? महाप्राण भी है। तो आपको ये पॉइंट इस प्रश्न से अच्छी तरीके से याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे? तीनों श और है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा, इसमें कहा गया है य, रे, ले, व व्यंजनों को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ए है स्पर्श व्यंजन, बी है अंतस्थ व्यंजन, सी है ऊष्म व्यंजन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने ऊष्म व्यंजन के बारे में अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ ही लिया है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कै वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। ये इनकी संख्या कितनी हो जाएगी स्पर्श व्यंजनों की? तो 25 हो जाएगी। बचे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? यह होता है हमारे पास, र होता है, ल होता है और व होता है। ठीक है, ये हमारे कैसे व्यंजन हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की। तो ये का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? तालव्य। ठीक है, और र और ल का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? वत्सर्य। और व का स्थान हमारा क्या है? तो दंत ओष्ठ्य। ठीक है, क्या है? दंत ओष्ठ्य। तो इनके उच्चारण स्थान भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, और इन चारों की बात करें, ये चारों हमारे कैसे हैं? सघोष व्यंजन भी हैं ये। ठीक है, कैसे? सघोष व्यंजन है और साथ ही साथ ये अल्प प्राण व्यंजन भी हैं। कौन से हैं भैया? अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, अल्प प्राण भी है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन इनमें से क्या बन सकता है भाई? अगला क्वेश्चन बन सकता है य, रे, ले और व। ठीक है, तो य को और क्या कहते हैं भाई? य और व कैसे होते हैं? य और व ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। कैसे स्वर कहलाते हैं? ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। और र को क्या कहते हैं हम? लुंठित। ठीक है, लुंठित व्यंजन भी कौन कहलाता है? र कहलाता है। ठीक है, और ल की बात करें तो ल हमारा कैसा व्यंजन हो जाएगा? तो पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। कौन सा? ल। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इन क्वेश्चनों को भी हमें अच्छे तरीके से देखना है। तो यह रे, ले, व व्यंजन को कहते हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? ठीक है, ए है हमारा छोटा आ बड़ा आ, बी है हमारा क और ग, और सी हमारा है थ और ध, और डी हमारा है प और भ। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है हमारा? व्यंजन क्या कहलाता है हमारा? अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा है? तो क और ग है। ठीक है, तो इसका अल्प प्राण वर्ग कौन से हो गए? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब क और ग की बात कर लेते हैं। तो क हमारा क्या कहलाता है? और अघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन भी कहलाता है। ठीक है, और ग क्या कहलाएगा हमारा? ये सघोष व्यंजन भी कहलाएगा ग। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन देखे कि अल्प प्राण कौन कौन से हैं? तो क और ग है। ठीक है, तो क इनमें से क्या है? तो अघोष व्यंजन है, और ग इनमें से क्या है? तो सघोष व्यंजन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो ए 50, बी 51,
सी 52, डी 53। तो इस इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? तो 52 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो 52 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन हमारा, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए है नासिकीय, बी है मूर्धन्य, सी है ओष्ठीय, डी है हमारा कंठीय और तालव्य। ठीक है, तो ये दोनों ए वर्ण क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं नासिकीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नासिकीय व्यंजन व व्यंजन जो पांचवें शब्द यानी पंचम शब्द कौन कौन से? ड़, ये, रे और न और मैं, ये हमारे कैसे व्यंजन हो जाते हैं? हमारे ये नासिकीय व्यंजन हो जाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो ये ट वर्ग, इसमें कौन सा वर्ग आ जाता है भाई? तो ट वर्ग आ जाता है इसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ ऋ से ऋषि हो जाता है और श। ठीक है, ये कैसे हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। ओष्ठीय व्यंजन की बात करें तो ओष्ठीय व्यंजन हमारा प वर्ग आ जाता है। इसमें कौन सा? प वर्ग आ जाता है। इसके साथ साथ हमारे छोटा ऊ और बड़े ऊ आ जाते हैं। तो ये नासिकीय और मूर्धन्य ओष्ठीय के बारे में जाना। और क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे कंठ और तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ और तालव्य कहलाते हैं। और ये कौन से स्वर के अंतर्गत आते हैं? तो ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन हमने समझे। ए और ए क्या है? हमारे दीर्घ स्वर भी हैं और इसके साथ साथ कंठीय और तालव्य व्यंजन भी हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीनों श और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं या प्रकंपी व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, जो कि हम इन व्यंजनों के बारे में या इन वर्णों के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत अच्छी तरीके से समझा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे और तो समझ में आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 और 10 है हमारा, 6 से क्षत्रिय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती हैं? मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6 से क्षत्रिय होता है, त से त्रिशूल होता है और ग से ज्ञानी होता है और श से श्रेय होता है। ठीक है, अगर 6 से क्षत्रिय की बात करें तो किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है? ये हमारा क और किससे भाई? श से। क और श से मिलकर बना होता है। त्रिशूल की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है? त और र से मिलकर बना होता है। और जैसे ज्ञानी की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है? ज और य से मिलकर बना होता है। और श्रेय की बात करें तो बड़ा श और र से मिलकर बना होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि 6 से क्षत्रिय किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है? तो क और श से मिलकर बना होता है, या त से त्रिशूल, त और र से मिलकर बना होता है। जब क्वेश्चन पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया है, जैसे कि ये 10वां क्वेश्चन है, 6 से क्षत्रिय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो इन सभी पॉइंटों को हमें देखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से संबंधित 11 क्वेश्चन है। तो हिंदी शब्दकोश में 6 से क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपने जब इसको तोड़ा था, किससे तोड़ा था? 6 से क्षत्रिय को तोड़ा था, तो किस में तोड़ा था? क और श में तोड़ा था। तो किसके बाद भैया 6 से क्षत्रिय आता है? तो क के बाद आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 का आंसर? ए, यानी कैसे कबूतर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। कितनी होती है भाई? 33 होती है। अब 33 कौन कौन से होते हैं? तो 25 इसमें तो स्पर्श व्यंजन शामिल होते हैं। ठीक है, 25 इसमें कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन शामिल हो गए। ठीक है, 4 इसमें जो शामिल होते हैं हमारे
अंतस्थ व्यंजन शामिल होते हैं। कितने? 4 अंतस्थ। और ऊष्म व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं? 4 शामिल होते हैं इसमें। तो 25 4 29 4 33। तो ये हमारे क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तो कितनी होती है भाई? 33 होती है। क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, उसी पर आधारित हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 33। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कै जय ग और फ ध्वनियां किसकी हैं? तो ए है संस्कृत की, बी है अरबी फारसी, सी है अंग्रेजी और डी है दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? अरबी और फारसी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अरबी और फारसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर इनमें से कौन सा कहलाएगा? ए है य, बी है प और सी है रे और डी है ले। तो अर्ध स्वर कौन कौन से थे हमारे? ये और वे कैसे थे हमारे? अर्ध स्वर थे। ठीक है। कौन से थे ये? अर्ध स्वर थे। ठीक है। और लय हमारा इसमें क्या था? लय हमारा पार्श्विक। ठीक है। क्या था हमारा? पार्श्विक व्यंजन था। और रे क्या था हमारा? लुंठित व्यंजन था। तो इसका अर्ध स्वर वाला कौन सा हो जाएगा? ए। तो कौन सा हो जाएगा? ये क्या है हमारा? अर्ध स्वर कहलाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? ए है शब्द, बी है पद, सी है ध्वनि, डी है वाक्य। तो कौन सी है भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक है। तो इनमें से पूछा है कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन बताया है कितने होते हैं? 25 होते हैं, जिसमें क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है और कौन सा? प वर्ग आता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा भाई? एक तो प वर्ग आता है, च वर्ग आता है, क वर्ग आता है, त वर्ग आता है और ट वर्ग आता है। इन वर्गों के अंतर्गत जो व्यंजन होते हैं या जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो देखो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से हमारा डी यानी यह नहीं है। यह बता दिया अभी आपको कौन से व्यंजन होते हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये और ये अर्ध स्वर भी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्ययन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो लय किस प्रकार की ध्वनि है ये पूछ रहा है भाई। ठीक है। तो ए है हमारा पार्श्विक, बी है उत्क्षिप्त, सी है प्रकंपित और डी है संघर्षशील। तो लय कौन सा है भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पार्श्विक ध्वनि। कौन सा ध्वनि? पार्श्विक ध्वनि। उच्चित अगर बात करें, उच्चित ध्वनि की बात करें तो कौन सा है हमारा? तो ये दो जो हैं ये उच्चित ध्वनि व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसमें से अगर बात करते हैं इसकी डैश की, तो ये हमारा अल्प प्राण है। कैसा है भाई? अल्प प्राण कहलाता है। और इसी के साथ साथ ये मूर्धन्य। ठीक है। अगर उच्चारण स्थान पूछेगा तो मूर्धन्य है। ठीक है। मूर्धन्य है। और इसी के साथ साथ इसमें आपको याद रखना है ये सघोष भी है। ठीक है। देखो उच्चित ध्वनि से अधिगुण ध्वनि भी यही कहलाते हैं, अड़े अड़े। ठीक है। उच्चित ध्वनि से देखो क्वेश्चन क्या बना कि कौन से हैं? तो अड़े और अड़े होते हैं, दो होते हैं। तो इसमें जो अड़े है इसमें एक अल्पप्राण होता है, मूर्धन्य होता है और सघोष भी होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इस वाले डे से ढक्कन की बात कर लें। ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये क्या है हमारा? मूर्धन्य कहलाता है एक तो। ठीक है। मूर्धन्य होता है इसका उच्चारण स्थान। और ये सघोष कैसा होता है भाई? सघोष होता है। इसी के साथ साथ ये महाप्राण भी होता है। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको अच्छी तरीके से हमें देखना है और समझना है। ठीक है। इसी के साथ साथ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो प्रत्ययन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।